नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौर रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान की सीधी बुआई एवं टेरेस गार्डनिंग की एक सफल कहानी से रूबरू करवाएंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यह अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। संसाधनों के दक्ष उपयोग हेतु धान की सीधी बुआई यानी डायरेक्ट सीडेड राइस के प्रति आजकल किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इस विधि की संपूर्ण तकनीक को किसान भाइयों को अभी से समझना चाहिए, ताकि समय आने पर वैज्ञानिक विधि से वे धान की सीधी बुआई कर सकें। जी बिल्कुल, धान की सीधी बुआई की क्रमबद्ध विधि, लाभ, खरपतवार नियंत्रण एवं विदेशों में निर्यात हेतु उचित फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से बात करने के लिए आया हूं धान की सीधी बिजाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपका आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए, रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था, भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको
जुताई कर दी जैसी तरह से, इसको तरबतर विधि कहते हैं। और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूं, जो पैदावार को कम करते हैं, और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये धान के खेत में काफी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है, और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पेरिबैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिलाकर के इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहां पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें। 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चाहे आप धान की सीधी बिजाई से खेती कर रहे हों या रोपाई विधि से खेती कर रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2017 से यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन्होंने जो हमारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग हम फफूंद नाशी के रूप में करते हैं, खासकर जो झोंका रोग या ब्लास्ट की बीमारी, गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए एक दवा ट्राइसाइक्लाजोल हम प्रयोग करते हैं। तो ट्राइसाइक्लाजोल का अवशेष जो चावल के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा को यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm कर दिया है, जो कि बहुत ही कम है। उससे कम मात्रा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं की जा सकती है। और ऐसी अवस्था में अगर यह अवशेष पाया जाता है ट्राइसाइक्लाजोल का, तो चावल की खेप को निरस्त कर दिया जाता है। और आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से कई सारे जो हमारे चावल के निर्यातक हैं बासमती चावल के, वो धान की खरीद आपके खेत से कटाई से पहले ही सैंपल लेकर के जाते हैं, उसमें अवशेष की एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें ट्राइसाइक्लाजोल नहीं है तभी वो खरीद करते हैं, और उसके लिए आपको 100 रुपये प्रति कुंटल का प्रीमियम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग न करें जहां तक संभव हो सके। मैं जानता हूं कि यह दवा सस्ती आती है और काफी कारगर दवा है, प्रभावशाली दवा है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग अगर सही मात्रा में, सही समय
से सही तरीके से किया जाए तो उसके अवशेष होने की संभावना नहीं रहती है, जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अच्छी सस्य क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग आपको करना है और प्रिवेंटिव रूप में करना है तो इसे गाभे में जब बाली आती है उसमें इसका छिड़काव कर दें तो तब से लेकर के कटाई में करीब करीब 40 दिन का अंतराल रहता है, इसका अवशेष मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसके बाद जो आप एक दवा का छिड़काव करें झोंका रोग के लिए या गर्दन तोड़ के नियंत्रण के लिए, उसमें कई और दवाएं हैं जिनके ऊपर उतना आपको प्रतिबंधित नहीं है, जिसमें कि आपको नेटिवो है, इसको आप या एमी स्टार गोल्ड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राइसाइक्लाजोल कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्राइसाइक्लाजोल जब प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग और कटाई के बीच में कम से कम 30 से लेकर के 45 दिन का अंतराल हो, तब फिर इसका अवशेष मिलने की संभावना नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करिए कि आप इसका प्रयोग करिए ही नहीं, और 4, 5, 6 जिले जहां से यूरोप में चावल निर्यात किया जाता है उन क्षेत्रों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे चावल निर्यातक बंधु हैं उनसे, कि इन क्षेत्रों में ट्राइसाइक्लाजोल फ्री बासमती राइस की खेती के बारे में कैंपेन करें और किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको उसके लिए अधिक दाम दें। पहले से एक तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो किसान निश्चित रूप से ट्राइसाइक्लाजोल से अवशेष मुक्त चावल पैदा करने में सफल होंगे और हमारा निर्यात जो यूरोप में करीब 4 से 5 लाख टन चावल जाता है उसमें हमारी कोई कमी नहीं आएगी। आजकल टेरेस गार्डनिंग काफी चलन में है। खासतौर पर शहरों में लोग अपनी छत पर या आंगन में टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण सब्जियों का उत्पादन घर की छत या आंगन में ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में पिछले अंकों में हमने आपको टेरेस गार्डनिंग के 2 सफल उदाहरणों को दिखाया था। वैसे ही एक और सफल टेरेस गार्डनिंग की कहानी आपसे साझा कर रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी। गृह वाटिका जैसा हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसी क्रम में जैसे कि हम आपको अब इस समय इंदरपुरी में हैं और हमारे साथ हैं मान्या जी और उनकी माता जी तारा सफ़ीर जी हैं, और इन्होंने जो गृह वाटिका में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी भी हमारी इंडियन हॉर्टिकल्चर में छप चुकी है और 2019 में। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को जो आप गृह वाटिका में करते हैं, जिसे हम टेरेस गार्डन या किचन गार्डनिंग भी कहते हैं, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को ना शुरू से एनवायरनमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखने का था, हमेशा से। जी जी जी। कि जो भी घर होए उसको ग्रीन और फ्रेश रखो, और ऐसे प्लांट्स हमने जब घर बना के लगाए कि जो सारे साल ग्रीन रहे, और उसके बीच में फ्लावरिंग प्लांट्स दिए थे, सारे साल ग्रीन। तो आपने ये जैसे आप सब्जियां भी लगाते हैं, आपके पास कुछ फल के पौधे भी हैं, आपके बहुत सारे फूलों के पौधे भी हैं, सब कुछ है। जी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो जैसे पौधे तो मिल जाते हैं, नर्सरी से मिल जाते होंगे या दूसरी जगहों से मिल जाते हैं, लेकिन पूसा संस्थान आपके बिल्कुल पास में है, तो इसका क्या योगदान है आपके इस गृह वाटिका में? उनसे जो भी हमने पौधे लिए हैं या बीज लिए हैं, इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेशन बहुत कुछ मिली है हमें उनसे, जब भी और जिस भी डिपार्टमेंट से लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हमको समझाया, बताया और गाइड किया और गाइड किया। जैसे हम जानते हैं कि आप जैसे मेरे 2016 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने पिछले साल भी आपका टेरेस बहुत अच्छा था, इवन कोरोना के समय पे भी आपने बहुत अच्छी सब्जियां यहाँ पे अपने टेरेस पे पैदा की और लोगों के बीच में उनको साझा किया। तो आप और क्या, मतलब जैसे सब्जियों की बात है तो सब्जियों में आप क्या क्या सब्जियां लगाती हैं? हमें सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का शौक है। अच्छा, हरी पत्तेदार सब्जियां आप लगाती हैं? पत्तेदार सब्जियां, और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां लगे जी जी, उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम फ्रेश तोड़ो और लाके बना लो या वैसे ही खा लो कच्चा। अच्छा, आपको इनका कोई ऐसा इकोनॉमिकल पहलू भी समझ में आता है कि कुछ ये हमें आर्थिक रूप से भी मदद करती है आपकी ये गृह वाटिका? आपको आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत करती है, बट मुझे लगता है कि जो फ्रेशनेस है ना, जो बिना पेस्टिसाइड्स के, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम द सॉइल से लेके, तो उससे हमें लगता है वो बड़ी पौष्टिक रहती है वो सब्जी,
और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है बाजार की सब्जियाँ। ये था लेकिन फिर भी एक कुछ तो जैसे आप रोज 100 रुपए की बचत होती है या 50 रुपए की बचत होती है, इस तरह अगर बिल्कुल आप होती होगी। जोड़ें। जबकि हमने पूरी विंटर्स में कोई भी हरी सब्जी नहीं खरीदी, कोई गोभी नहीं खरीदी, कोई ब्रोकली नहीं खरीदी, कोई पालक हमने कोई नहीं पालक खरीदी। मतलब कोई ग्रीन नहीं, मेथी, पालक, धनिया, जो लेटस, आप कोई भी ग्रीन हमने वेजिटेबल कुछ भी नहीं खरीदा है। मतलब तो वो हमारा सब कुछ आपको आपके हमारे बगीचे किचन में गार्डन provide- से मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि मान्या जी और उनकी माता जी अपनी छत पे जो उनकी गृहवाटिका है उसमें उन्होंने 20 से ज़्यादा तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं। उनमें स्विस चार्ड है, पत्ता गोभी है, चेरी टमाटर हैं, लेट्यूस है, पासले है, और इसके अलावा शिमला मिर्च है, मेथी है, पालक है, चुकंदर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, मलाबार स्पिनिच है, पुदीना है। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं और वो उसका उपयोग कर रहे हैं और अपनी शुद्ध और स्वस्थ सेफ वेजिटेबल्स जो हैं उनको उनकी छत से मिल रही हैं। और एक लोगों के लिए जो हमारे शहरी भाई हैं उनके लिए एक नज़ीर भी साबित हो रही हैं। ये देखिए आप कि सीनियर सिटीजन हैं और इस उम्र में भी इस तरह की गृहवाटिका को मेंटेन किए हुए हैं। इन्होंने एक छोटा सा ये शेड नेट हाउस भी बना रखा है कि जो हमारी जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो उससे बचाव के लिए। और इसका एक और इनकी स्वस्थ रह रही हैं, इसका एक कारण ये बागवानी भी है, क्योंकि आपको अच्छा माहौल मिलता है, आप पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं और अपने आप को व्यस्त भी रखते हैं, कुछ शारीरिक श्रम भी होता है। हमने तो इतनी सारी सब्जियां गिना दी आपके बगीचे की। 82 इयर्स की हैं ये। 83 चल रहा है। 83 मतलब 83 अपने जीवन में चल रही हैं। क्या आप जो सब्जियां होती हैं वो अपने पड़ोसियों से साझा करते हैं? बिल्कुल करते हैं और बहुत इंस्पिरेशन जो आता है बगीचा देखने के लिए, वो बहुत खुश होता है देख के कि हमें भी करनी है, हम भी लगाना चाहते हैं। तो एक हम भी तरह करना से चाहते हैं, मतलब वो आप एक देख के खुश जैसे होते हमारे पूसा के एक एम्बेसडर साबित होते हैं कि जो बिल्कुल, हमारी तकनीकी बिल्कुल। है। और बहुत सारी चीज़ें हमें बताना भूल गया, यहाँ पे आपने सॉयल लेस उसमें लगा रखी हैं, बिना मिट्टी के, जो हमारे परलाइट, कोकोपीट और बर्मीकुलाइट में है, वो कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। रामपुर उत्तर प्रदेश से नितेश कुमार जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैकमॉथ का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल की 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने मिर्च के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें।
चूंकि यह मृदा जनित रोग है, इसलिए हो सके तो अगले 2 से 3 साल तक इस स्थान पर मिर्ची की फसल ना लगाएं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वीर सिंह जी ने करेले के फल की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रांची झारखंड से मासूम अंसारी जी ने खीरे के पत्तों के मुड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरम की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 अप्रैल को पश्चिम राजस्थान में, 17 अप्रैल को पंजाब में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 18 से 20 अप्रैल के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठा पाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।